सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जैसे कि आपको पता है कि फाइनेंशियल मार्केट के लास्ट लेक्चर में हमने स्टॉक एक्सचेंज के मीनिंग और फंक्शंस को अंडरस्टैंड किया था। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है अब आपको अच्छे से पता चल चुका है। आज हम बात करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज में आखिरकार ट्रेडिंग की कैसे जाती है, किस तरह एक जो इन्वेस्टर है वो अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल कर सकता है और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सकता है, या फिर दूसरी तरफ किस तरह एक पर्सन अपनी कैश को इन्वेस्ट कर सकता है और उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर सकता है। यानी इन शॉर्ट ये जो स्टॉक एक्सचेंज है ना, वहां पर आखिरकार स्टॉक्स में, सिक्योरिटीज में, शेयर्स और डिबेंचर्स में डीलिंग होती कैसे है, किस तरह ये सारा प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस इसके 100% है। और 100% का मतलब तो समझते ही हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ट्रेडिंग प्रोसीजर इन स्टॉक एक्सचेंज टोटल 8 to 9 स्टेप्स हैं। इन 8 to 9 स्टेप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना, चाहे तो अपनी कॉपीज में एक डायग्राम बना लो ताकि आपको ये स्टेप्स हमेशा के लिए याद रहें, आपकी मदद करते रहें। तो सबसे पहले, जैसे कि आपको पता है, स्टॉक एक्सचेंज एक सेकेंडरी मार्केट होती है जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स में डील किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो सेकेंडरी मार्केट होती है, इस मार्केट में केवल और केवल उन्हीं स्टॉक्स को ट्रेड किया जाता है जो यहां पर लिस्टेड करवाए जाते हैं, यानी जो स्टॉक्स यहां पर रजिस्टर्ड करवाए जाते हैं। अगर कंपनीज ने अपने शेयर्स स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं करवाए, लिस्टेड नहीं करवाए, तो उन स्टॉक्स को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड नहीं किया जा सकता, उन सिक्योरिटीज को आप मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में सेल नहीं कर सकते। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए पहली चीज जो प्री रिक्विजिट है, जो पहले से ही होनी चाहिए, वो है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ये ट्रेडिंग प्रोसीजर का स्टेप नहीं है, ये प्री रिक्विजिट है। यानी ट्रेडिंग आप तभी करोगे ना जब स्टॉक एक्सचेंज में वो शेयर्स रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उनकी ट्रेडिंग कैसे पॉसिबल है? जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो रिलायंस कंपनी ने, रिलायंस लिमिटेड ने मार्केट में अपने न्यू शेयर्स, न्यू कैटेगरी के शेयर्स मार्केट में इशू करने हैं, तो वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू, इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अपने शेयर्स मार्केट में इशू कर सकती है। जिस भी बंदे को पैसा इन्वेस्ट करना होगा वो रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स परचेज करेगा प्राइमरी मार्केट में। लेकिन प्राइमरी मार्केट में ये शेयर्स परचेज करने के बाद आप उनको बेच नहीं पाओगे। मान लो आपने रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स परचेज कर लिए, 1 साल अपने पास रखे, 2 साल के लिए अपने पास रखे, अब आप उसको छुटकारा पाना चाहते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, लेकिन आप नहीं कर सकते जब तक रिलायंस लिमिटेड अपने इन शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड नहीं करवाती। कोई भी कंपनी हो, वो अपने शेयर्स प्राइमरी मार्केट में विदाउट लिस्टिंग, विदाउट रजिस्ट्रेशन बेच सकती है, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में तो न्यू शेयर्स और डिबेंचर्स ही इशू किए जाते हैं। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में सेकेंड हैंड शेयर्स और डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं। इसीलिए प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स इशू करने के बाद हर कंपनी को अपने शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड करवाने पड़ते हैं। मान लो आपने किसी ऐसी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जिस कंपनी ने अपने शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड ही नहीं करवाए हैं, लिस्टेड ही नहीं करवाए हैं, तो भाई लोग, आप लोग फंस चुके हो, क्योंकि अब आप अपने स्टॉक को मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेच सकते, क्योंकि कंपनी ने अपने शेयर्स रजिस्टर्ड नहीं करवाए हैं। फर्स्ट प्री रिक्विजिट क्या है? स्टॉक एक्सचेंज में केवल और केवल वही शेयर्स और डिबेंचर्स ट्रेड किए जाते हैं जो लिस्टेड होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन कंपनी के द्वारा करवाई जाती है। और मैक्सिमम केसेस में हर कंपनी अपने शेयर्स और डिबेंचर्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में करवाती है, ताकि वो अपने इन्वेस्टर्स को एक लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सके। अदरवाइज आप तो कभी पैसा इन्वेस्ट करने आओगे ही नहीं। अगर आपको पता हो कि ये शेयर्स ट्रेड नहीं हो सकते स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप तो पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। इसलिए स्टॉक एक्सचेंज में केवल और केवल
वही सिक्योरिटीज डील की जाती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, जो लिस्टेड होती हैं। So when the authorities of stock exchange are satisfied, they will allow the trading of securities. स्टॉक एक्सचेंज के जितने भी रेगुलेटरीज होती हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज को चलाते हैं, जो ट्रेडिंग इनिशिएट करते हैं, वो पहले सिक्योरिटीज को देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, फिर उनको रजिस्टर करते हैं और रजिस्टर होने के बाद स्टॉक एक्सचेंज में उनकी ट्रेडिंग की जा सकती है। सो ये प्री रिक्विजिट है लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब हम बात करते हैं ट्रेडिंग प्रोसीजर की। अगर आपने ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर आपने एक ऐसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया है जिसके स्टॉक्स स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हैं, तो आप उनकी ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन ट्रेडिंग करने के लिए फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि अगर आपको अपने शेयर्स मार्केट में सेल करने हैं या फिर स्टॉक एक्सचेंज में बाय करने हैं, तो आप डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। आपको स्टॉक एक्सचेंज के एक रजिस्टर्ड ब्रोकर, एक रजिस्टर्ड मेंबर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। एक ब्रोकर के पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मेरे पास इस कंपनी के इतने शेयर्स हैं, मैं बेचना चाहता हूं या फिर मैं खरीदना चाहता हूं, क्योंकि बिना ब्रोकर के कोई भी ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। सो सिलेक्टिंग अ ब्रोकर आपका पहला स्टेप होगा इन द प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग। जो सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं ना, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया के जो रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं, आपको केवल उन्हीं ब्रोकर्स को सिलेक्ट करना है, क्योंकि वही ब्रोकर्स डायरेक्टली बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जो ब्रोकर आपने सिलेक्ट किया है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अकेला पर्सन, या फिर मेरी एक एसोसिएशन भी हो सकती है। मैं मेरे साथ काम करने वाला मेरा फ्रेंड, उसका फ्रेंड, एक झुंड हो सकता है जो ब्रोकर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरी का काम करते हैं। या फिर ये एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है जो एक दूसरे के साथ मिलके एज अ ब्रोकर काम करते हैं। सो आप किसी इंडिविजुअल को सिलेक्ट करो, चाहे किसी एसोसिएशन को सिलेक्ट करो, चाहे किसी पार्टनरशिप को सिलेक्ट करो, आपको एक ब्रोकर, एक इंटरमीडिएरी, एक एजेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा और वो एजेंट ही, वो ब्रोकर ही आपकी ट्रेडिंग में मदद करेगा। चाहे आप शेयर्स खरीदना चाहते हो, चाहे आप बाय करना चाहते हो, आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा और ब्रोकर आपके बिहाफ पर सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, ऑर्डर प्लेस करने से पहले आपको ये सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रोकर को देनी पड़ेगी। जैसे आपका पैन नंबर क्या है, परमानेंट अकाउंट नंबर, आपका स्टेट ऑफ बर्थ और एड्रेस क्या है, आपका जन्म कहां पर हुआ था, कौन से स्टेट में हुआ था और उसका प्रॉपर एड्रेस क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आप क्या काम करते हो, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, आप इंडियन हो या नॉन इंडियन हो, आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स क्या है, डिपॉजिटरी अकाउंट डिटेल्स क्या है, डिपॉजिटरी अकाउंट क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। क्या आपने कभी और किसी ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटी परफॉर्म की है, अगर की है तो वो कौन सा ब्रोकर है। अगर आपने पहले किसी दूसरे ब्रोकर के साथ अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी की है तो आपका एक क्लाइंट नंबर जरूर होगा, आपका एक क्लाइंट कोड जरूर होगा, तो वो आपको क्लाइंट कोड भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, फर्स्ट टाइम आप ब्रोकर सिलेक्ट कर रहे हो, तब आपका जो क्लाइंट कोड है वो फर्स्ट टाइम ही बनेगा। ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद जो ब्रोकर है वो आपका एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा डिपॉजिटरी के साथ। अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करें, देखो सिंपल है। जैसे मान लो आपने अपना एक बैंक अकाउंट ओपन करना है, तो आप हेडक्वार्टर में जाकर तो बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाते। जैसे फॉर एग्जांपल आप सीधा आरबीआई के पास तो नहीं जाओगे कि भाई मैंने बैंक अकाउंट ओपन करना है। बहुत सारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक है, येस बैंक है, देना बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। आप इन्हीं के पास जाते हो ना, इनके लोकल ब्रांच में जाते हो ना अपना अकाउंट ओपन करवाने के लिए। तो सिमिलरली आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा डिपॉजिटरी के साथ। यानी आप क्या करोगे, आप सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने अभी बताई वो सारी इंफॉर्मेशन लेकर आप अपने ब्रोकर के पास जाओगे।
फिर वो ब्रोकर ये सारी इंफॉर्मेशन डिपॉजिटरी को दे देगा। डिपॉजिटरी कौन है? डिपॉजिटरी एक वो इंस्टीट्यूट है, एक वो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज में ही काम करती है, यानी स्टॉक एक्सचेंज का ही पार्ट है। और ये वो इंस्टीट्यूट है जो सारी सिक्योरिटीज को अपने पास, अपनी कस्टडी में रखता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ये वो एक इंस्टीट्यूट है जो आपकी सारी डिटेल्स अपने पास रखता है। यानी जैसे आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया आईसीआईसीआई बैंक में, आपकी सारी जानकारी आईसीआईसीआई बैंक के पास पहुंच गई। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए आपको सारी जानकारी डिपॉजिटरी को देनी पड़ती है, और फिर डिपॉजिटरी आपका बैंक अकाउंट ओपन कर देती है, और उस अकाउंट को हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। डीमैट मतलब डीमेटीरियलाइज्ड अकाउंट, एक ऐसा अकाउंट जो ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू आपकी सारी ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है। आपने कब कितने रुपए की कौन सी सिक्योरिटीज खरीदी हैं, आपने कब कितने वाली कौन सी सिक्योरिटीज बेची हैं, वो सारी जानकारी डिपॉजिटरी के पास रहेगी, आपके डीमैट अकाउंट में रहेगी। सो क्योंकि फिजिकल ट्रेडिंग करना बहुत पुराना हो चुका है और उसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत पेपर वर्क भी होता है, इसीलिए अब फिजिकल ट्रेडिंग नहीं होती, अब सारी ट्रेडिंग ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू होती है। इसलिए ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको एक डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। किसके साथ? डिपॉजिटरी के साथ। कौन करेगा? आपका ब्रोकर करेगा। सो एक तरफ आप हो जिसने ट्रेडिंग करनी है, ये आपका ब्रोकर है, यानी जो एजेंट है जिसको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कहते हैं, और ये वो डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूट है जिसके पास सारी सिक्योरिटीज हैं। सो जो भी ट्रेडिंग होगी वो इनडायरेक्ट मैनर में होगी, ब्रोकर के थ्रू होगी, आप डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। सो डिपॉजिटरी वो पर्सन है जो सारी सिक्योरिटीज अपने पास डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में सेव करके रखता है, हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी अपने पास रखता है। दूसरा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट वो इसमें एज अ ब्रोकर होगा, एजेंट होगा, जो आपकी सारी बात इंफॉर्म करेगा डिपॉजिटरी को, आप जैसा चाहोगे वैसा इंफॉर्म करेगा। और तीसरा, आप खुद होगे क्लाइंट, जो आप शेयर्स और डिबेंचर्स बेचना और खरीदना चाहते हो। सो डीमैट अकाउंट ओपन करना आपका सेकंड स्टेप है। एक बार आपने डीमैट अकाउंट ओपन कर लिया, उसके बाद आप अपने ब्रोकर को कह सकते हो कि भाई ये वाले शेयर्स मैंने खरीदने हैं या बेचने हैं। यानी अब आप तीसरे नंबर पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। आप ब्रोकर को कहोगे कि भाई डीमैट अकाउंट ओपन हो चुका है, मेरे पास ये सिक्योरिटीज हैं, ये वाली सिक्योरिटीज मैं इतने टाइम पे इतने रुपए की बेचना चाहता हूं। यानी आपको सिर्फ इंस्ट्रक्शन देनी है, और जब मार्केट में ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो ब्रोकर आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगा। यानी डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद डिपॉजिटरी के पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी पहुंच जाएगी, आपके पास कौन सी सिक्योरिटी है, आप कौन सी सिक्योरिटी कितने की खरीदना चाहते हो, कितने की बेचना चाहते हो, ये आपने सब ब्रोकर को बता दिया है। ब्रोकर आगे डिपॉजिटरी को इन्फॉर्म करेगा, और डिपॉजिटरी ब्रोकर के कहने पर जो भी होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन एग्जीक्यूट करने से पहले वो ऑर्डर मैच भी किया जाएगा। मान लो आपने ब्रोकर को कहा कि मेरे को 100 शेयर्स सेल करने हैं। कब सेल करने हैं? जब मार्केट में इनका प्राइस 200 रुपए हो जाएगा। तो ब्रोकर वेट करेगा कि कब मार्केट में शेयर्स का प्राइस 200 रुपए होगा। तो जो आपने कमांड दी है उस कमांड के अकॉर्डिंग एक ब्रोकर वेट करेगा, आपके ऑर्डर को मैच करेगा, और जब मैच हो जाएगा, जो आपकी रिक्वायरमेंट है जब वो पूरी हो जाएगी, तब उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। सो चौथे नंबर पे मैच द शेयर एंड बेस्ट प्राइस, जो आपने कहा उसको मैच करेगा। यानी आपने कह दिया कि 200 से ऊपर होना चाहिए प्राइस, 200 या 200 से ऊपर, तो बस जब ऐसी सिचुएशन मार्केट में आएगी तब ब्रोकर आपको इन्फॉर्म करेगा और फिर ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेगा। सो पांचवें नंबर पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। आपकी जरूरत जैसी है उसके अकॉर्डिंग मैच हो चुका है, तो बस ऑर्डर को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको ध्यान देना होगा, आफ्टर एग्जीक्यूशन ब्रोकर विल इशू अ ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप टू द क्लाइंट। ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये एक ऐसी स्लिप होती है जो डिपॉजिटरी के द्वारा इशू की जाती है, और वो ये दर्शाती है कि एक्चुअल में ट्रांजैक्शन परफॉर्म की गई है। सिक्स्थ, इशू ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट नोट। अब जैसे कि आपको पता है, एक तरफ बायर होता है, एक तरफ सेलर होता है और बीच में होता है ब्रोकर। सेलर, ब्रोकर और बायर। अब जैसे कि आपको पता है, बिना ब्रोकर के थ्रू डायरेक्ट डीलिंग नहीं होती। सिक्योरिटीज इसको दी जाएंगी, ये सिक्योरिटीज आगे सेल करेगा, पेमेंट ब्रोकर को दी जाएगी, ब्रोकर आगे पेमेंट कर देगा, बीच में अपनी कमीशन रखेगा, जो भी कमीशन होगी। सो इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने में थोड़ा टाइम जाता है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नोट प्रिपेयर करना बहुत जरूरी हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाती है। खरीदार कौन है, विक्रेता कौन है, यानी परचेज कौन कर रहा है, सेल कौन कर रहा है, ब्रोकर कौन है, क्लाइंट कोड क्या है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस कितने होंगे, शेयर्स का प्राइस कितना है, शेयर्स की क्वांटिटी कितनी है, वो सारी इसमें लिखी जाती है। क्योंकि एक्चुअल में ये हो रहा है, लीगल डॉक्यूमेंट बनाया जाएगा। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ब्रोकर के द्वारा विद इन 24 आवर्स ऑफ ट्रांजैक्शन इशू करना पड़ता है। ये एक एविडेंस होता है, अगर फ्यूचर में कभी रेफरेंस की जरूरत पड़ती है तो इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को यूज किया जा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट नोट के ऊपर ना एक यूनिक कोड लिखा जाता है। हर कॉन्ट्रैक्ट नोट का अपना यूनिक कोड होता है, तो इसका भी एक यूनिक कोड होगा, जैसे बिल नंबर होता है ना, वैसे ही, ताकि जब जरूरत पड़े तो ट्रांजैक्शन को रेफर किया जा सके। कोई लोचा हो जाए, कोई फ्रॉड हो जाए, कोई घपला हो जाए, तो इस कोड नंबर को रेफर किया जा सके। कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू होने के बाद डिलीवरी ऑफ शेयर्स एंड मेकिंग ऑफ पेमेंट की बारी आ जाती है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, लीगल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो चुका है, अब जिस बंदे ने अपने शेयर्स बेचने हैं वो अपना शेयर डिलीवर करेगा, ब्रोकर को हैंडओवर करेगा, और जिस बंदे ने शेयर्स परचेज करने हैं वो अपनी पेमेंट ब्रोकर को हैंड ऑफ करेगा। जैसे कि मैंने बताया, बिना ब्रोकर की कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती है, डायरेक्ट पेमेंट या फिर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। कॉन्ट्रैक्ट नोट बनने के बाद शेयर्स की डिलीवरी की जाएगी, सेलर जो है वो अपने शेयर्स को डिलीवर कर देगा और जो परचेजर है, जो बायर है, वो अपनी पेमेंट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट नोट डिलीवर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप यही होता है, जो सेलर है वो अपने शेयर्स डिलीवर करेगा और जो बायर है वो पेमेंट करेगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना चाहिए कि सेटलमेंट साइकिल होती है। सेटलमेंट साइकिल एक तो होती है ऑन द स्पॉट और एक होती है फॉरवर्ड। दो तरह की साइकिल होती है। यानी अगर आप ऑन द स्पॉट सेटलमेंट करना चाहते हो तो T+2 डेज का सेटलमेंट होता है, यानी जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा, टोटल 3 डेज। जैसे मंडे को अगर ट्रांजैक्शन हुई, ट्यूसडे और वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन 3 दिन में सेटलमेंट होगी प्रॉपर, शेयर्स डिलीवर किए जाएंगे और पेमेंट की जाएगी। इसके अलावा फॉरवर्ड मार्केट जो होती है वो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेती है, इसमें T+5 डेज या फिर T+7 डेज भी चले जाते हैं। आपको पता होना चाहिए, जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है वो मंडे टू फ्राइडे ही वर्क करती है और इसका टाइम पीरियड जो है वो 9:55 AM से 3:30 PM तक होता है। इस टाइम के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हीं को सेटलमेंट के लिए T+2 डेज ऑन द स्पॉट और T+5 या T+7 डेज फॉरवर्ड मार्केट में लग जाते हैं। और आपको यहां पर एक चीज ध्यान देनी होगी, स्टॉक एक्सचेंज में जो शेयर्स की डिलीवरी है और जो पेमेंट का टाइम है वो ब्रोकर के थ्रू ही किया जाता है। जो ब्रोकर है वो मिनिमम 24 आवर्स कंसीडर कर सकता है फॉर दिस सेटलमेंट। नॉर्मली T+2 डेज का रूल ही फॉलो होता है। और यहां पर जो शेयर्स की डिलीवरी की जाती है वो डीमेटीरियलाइज्ड फॉर्म में ही की जाती है, फिजिकल फॉर्म में नहीं होती, फिजिकल फॉर्म बंद हो चुके हैं। यानी यहां पर डीमैट अकाउंट का ओपन होना, डिपॉजिटरी का पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस था, टोटल 8 स्टेप्स थे ट्रेडिंग करने के। अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जैसे डीमेटेरियलाइजेशन और डिपॉजिटरीज कौन होते हैं। मैंने अभी बताया, जितने भी स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग किए जाते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज के, वो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में किए जाते हैं, यानी हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में उनको ट्रेड किया जाता है। डीमेटेरियलाइज करना मतलब जो फिजिकल सिक्योरिटीज है उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। इस पर्पस के लिए डीमैट अकाउंट ओपन किया जाता है डिपॉजिटरीज के साथ।
जैसे हम लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं बैंक के साथ, ऐसे ही इन्वेस्टर्स अपना अकाउंट ओपन करते हैं डिपॉजिटरीज के साथ। डिपॉजिटरीज वो होते हैं जो सिक्योरिटीज को होल्ड करके रखते हैं, सेल करने पर इशू कर देते हैं, बाय करने पर अपने पास होल्ड करके रखते हैं। और राइट नाउ सिर्फ दो ही डिपॉजिटरीज हैं। पहला नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो कि ये काम करती है, और दूसरा सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड जो कि सिक्योरिटीज को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होल्ड करके रखती हैं। इसका फायदा क्या है? पेपर वर्क कम हो जाता है, वेरी कन्वीनियंट, एंड इट इज जस्ट लाइक अ बैंक अकाउंट। बिल्कुल कन्वीनियंट होता है। आप मोबाइल ऐप के थ्रू सारी ट्रांजैक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। सिक्योरिटीज जो है वो आप गिरवी रख सकते हो लोन लेने के लिए, कोई सिक्योरिटीज को डैमेज नहीं होगा, कोई चोरी नहीं होगी, पेपर वर्क कम हो जाएगा, ब्रोकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगी। जो वो पहले मोटी मोटी थद्दियां संभाल के रखते थे, अब उनको वो संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट ओवर द डिफरेंट सिक्योरिटीज आसानी से की जा सकती है। अगर हम बात करें डीमैट अकाउंट वर्क कैसे करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है डिपॉजिटरी के साथ, लेकिन डिपॉजिटरी के पास आप डायरेक्टली नहीं जा सकते। आपको पहले एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ब्रोकर। और वो ब्रोकर कौन होता है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। सो जैसे मान लो आप क्लाइंट हो, आपने स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करना है, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, तो आपको पहले ब्रोकर के पास यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाना पड़ेगा, उसको अपनी सारी जानकारी देनी पड़ेगी जो मैंने अभी बताई थी, पैन कार्ड, स्टेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सारा कुछ। फिर ये सारी जानकारी डिपॉजिटरी को दी जाएगी जो सिक्योरिटीज अपने पास होल्ड करके रखती है। सो क्लाइंट, ब्रोकर और डिपॉजिटरी। सो यहां से आपका स्टेप स्टार्ट होता है। आपको ब्रोकर सिलेक्ट करके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के लिए फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तब तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट ओपन करना है, रेस्ट ऑफ द वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्राइमरी मार्केट में नहीं, सेकेंडरी मार्केट में ओल्ड सिक्योरिटीज में डील करना चाहते हो तो आपको यहां पर ब्रोकर्स को इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा ना ब्रोकर को कि हम कौन से शेयर्स खरीदना चाहते हैं, कितनी वैल्यू के, या फिर बेचना चाहते हैं कितनी वैल्यू के। सो फिर ब्रोकर ये इंस्ट्रक्शंस आगे प्रोवाइड कर देगा डिपॉजिटरीज को और आपकी ट्रेडिंग कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट में आपको यह भी पता होना चाहिए कि स्टॉक एक्सचेंज में जो मेजर स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन से हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो कि इंडिया को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को हम सेंसेक्स कहते हैं, और ये सेंसेक्स जो है टॉप 30 कंपनीज के स्टॉक एक्सचेंज का एवरेज प्राइस रिकॉर्ड करती है और शो करती है। जब आप देखते हो ना सेंसेक्स बढ़ गया, सेंसेक्स कम हो गया, तो ये एवरेज प्राइस शो करती है टॉप 30 कंपनीज की। सिमिलरली जो निफ्टी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो टॉप 50 कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस का एवरेज शो करती है। जब आप सुनते हैं निफ्टी बढ़ गया या गिर गया, बढ़त के साथ बंद हुआ, गिरावट के साथ बंद हुआ, तो इसका मतलब होता है कि निफ्टी में जो टॉप 50 की कंपनीज हैं उनके एवरेज वैल्यू जो है, एवरेज प्राइसेस जो हैं, वो बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपने बहुत कंसंट्रेशन के साथ अच्छे से अंडरस्टैंड किया कि आखिरकार स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग प्रोसीजर कैसा होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे।